everybody! Well, yes, my name is Aruma Chaturvedi and I'm your social science educator at an academy platform. तो ये an academy platform आपको notes के साथ में दे रहा है कुछ live classes, कुछ quizzes and of course the test series. और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ एक चीज करने के बाद and that is to download the Unacademy app. So what are you waiting for, guys? जल्दी जल्दी से जाओ Unacademy app डाउनलोड करो and use the code ARI10 ताकि आप जितना भी वहाँ पर फ्री कंटेंट है जैसे कि तो हमारी स्पेशल क्लासेस यहाँ पर आपको अपने लाइव एजुकेटर्स लाइव देखेंगे और यहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो. सेकेंड ऑफ कोर्स वी हैव दी टेस्ट सीरीज, द T20 टेस्ट सीरीज, जो कि आई एम श्योर आपको बहुत पसंद है. यहाँ पर आपकी डेली टेस्ट सीरीज होती हैं फॉर डिफरेंट क्लासेस. एंड अगर विश्वास नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सारे के सारे लिंक्स प्रोवाइडेड है, गो चेक देम आउट. और उसके बाद आपके पास में है हमारे डेली प्रैक्टिस सेशंस जिन्हें हम क्विजेस के नाम से भी जानते हैं, राइट. तो जल्दी से जाओ, ये क्विजेस आप खुद भी होस्ट कर सकते हो, अपने दोस्तों को बुला सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीजें अनलॉक करने के लिए आपको सिर्फ एक कोड यूज करना है, दैट इज ARI10. यानी फ्री में चाहिए तो ARI10 का कोड यूज करो, राइट. इसके अलावा वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द प्लस क्लासेस एंड ऑफ कोर्स द आइकॉनिक क्लासेस. तो ये प्लस क्लासेस आपको देती हैं डेली लाइव सेशंस, वन डाउट क्लियरिंग क्लास एंड ऑल द सेशंस. एंड ऑफ कोर्स आपके जो एजुकेटर्स हैं वो आपसे पर्सनल इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है. सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशंस, PDFs, एवरी अदर थिंग व्हाट इवन यू आस्किंग फॉर यहाँ पर आपको प्लस क्लासेस में मिलती हैं. देन वी हैव दी आइकॉनिक क्लासेस, और आइकॉनिक क्लासेस में प्लस के साथ साथ जितनी भी आपको प्लस में एडवांसमेंट्स हैं उसके साथ साथ आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है, जो कि आपके जब भी आपको डाउट हो ना आप उसे पूछ सकते हो एंड ही और शी विल आंसर यू. एंड देन दैट पर्सनल मेंटोर विल बी कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स और वो आपकी डेली रिपोर्ट्स देगा आपके पेरेंट्स को. सो द मनी इज वर्थ इट एब्सोल्युटली. और इस मनी को अगर आपको थोड़ा सा कम करना है तो ऑफ कोर्स यूज द कोड ARI10 अगेन टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. जल्दी से जाओ, फटाफट से यूज द कोड ARI10 फॉर ऑल द फ्री कंटेंट एंड ऑफ कोर्स फॉर द प्लस एंड द आइकॉनिक क्लासेस. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव द क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन, और ये क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन है आपके सिलेबस के आगे, यानी बियॉन्ड योर सिलेबस. जैसे कि आपको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, गो बाय द प्लस क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन. एंड इफ यू आर अ बुक लवर जस्ट लाइक मी तो भी आप ये यूज कर सकते हो. इफ यू वांट टू लर्न सम न्यू मैजिक ट्रिक्स, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट रोबोटिक्स, गो एंड बाय द क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन. और ये भी आपको मिलता है प्लस और आइकॉनिक में. बट इफ यू आर नॉट विलिंग टू बाय द प्लस एंड आइकॉनिक क्लासेस, सिर्फ क्रिएटिव लेना है तो जरूर गो अहेड, यूज द कोड ARI10 अगेन टू गेट एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. सी यू इन द वीडियो. ऑफ कोर्स लेट्स स्टडी. बाय बाय. Hi everybody! So yes, I hope you guys are doing great. और आज हम बात करने वाले हैं for the most awaited chapter, that was the making of national movement. So let's make it easy, right? तो भाई हमने सबसे पहले चैप्टर उठाते ही बात एक पूछी थी मैम से कि मैम 1857 का जो रिवोल्ट था, व्हाई वाज दैट नॉट सक्सेसफुल. सो द आंसर वाज कि भाई सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हुआ था, पार्डन फॉर माय स्पेलिंग, ओके. सो भाई सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि लोगों के अंदर यूनिटी नहीं थी. यूनिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी उस टाइम पर, ठीक है. उस टाइम पर मतलब उन लोगों में, यानी कि जो हमारे लीडर्स थे उस रिवोल्ट के, उनमें यूनिटी नहीं थी. वो अपने लिए, अपने खुद के लैंड के लिए फाइट कर रहे थे. और सबसे बड़ी बात, वो लोग इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए नहीं फाइट कर रहे थे, राइट. सो दैट वॉज द मेन रीज़न जिसकी वजह से रिवोल्ट जो था हमारा 1857 का अनसक्सेसफुल हुआ. ऑल्दो हमें पता है बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से रिवोल्ट अनसक्सेसफुल हुआ था, बट येस दिस वाज वन ऑफ दोज रीजंस, है ना. फिर बात करते हैं कि भाई एक तो रिवोल्ट हमने लूज कर दी यूनिटी की वजह से, अभी और कितनी रिवोल्ट लूज करनी है. तो ऐसा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्यों पहला स्टेप जो हमारा यूनिटी की तरफ था, दैट वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टेब्लिशमेंट. अगर हम कुछ बुक्स की माने तो इसको स्टेब्लिश किया था एक हमारे एक्स सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश आर्मी के, जिनका नाम था A.O. ह्यूम. तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टेब्लिश किया था. उनका पर्पस कुछ और था और शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस का पर्पस कुछ और था और वो कुछ और बन के आ गई. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, वो कुछ कभी और के लिए. अभी बात करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बन तो गई थी, स्टेब्लिश तो हो गई थी, बट उनका जो मेन डिमांड था दैट वाज नॉट फ्रीडम. यानी कि उन्हें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए था ब्रिटिश गवर्नमेंट से. उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें
इक्वालिटी चाहिए थी, यानी कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स इक्वल हों, ब्रिटिशर्स की आईज में इंडियंस भी उतने ही इक्वल हों जितने कि वो खुद अपने आसपास के लोगों को करते हैं। बट इसी की वजह से हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टार्टिंग के 20 ईयर्स मॉडरेट मानते हैं। मॉडरेट का मतलब म्हणजे क्या, तो म्हणजे ये कि मॉडरेट का मतलब ये हमने बोल दिया कि जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनकी डिमांड्स तो थी हमें हमें इक्वल रखने के लिए, बट हमारे फ्रीडम के लिए उनकी कोई डिमांड्स नहीं थी। सो पहली डिमांड जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी दैट वाज CSE, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यानी कि इंडियंस को भी इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठने का पूरा हक है और इसीलिए उसका एक सेंटर इंडिया में भी होना चाहिए। दूसरी डिमांड थी कि इंडियनाइजेशन, यानी कि इंडियन प्रोड्यूस को और ज़्यादा हम ग्रो कराएं, इंडियन मार्केट में इंडियन प्रोड्यूस आने चाहिए। थर्ड जो थी दैट वाज आर्म्स और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लगाया था इन्होंने, उसको रिपील करने के लिए यानी कि हटाने के लिए डिमांड थी। नेक्स्ट सॉल्ट टैक्स और रेवेन्यू को रिड्यूस करने के लिए डिमांड थी, सॉल्ट टैक्स हटाने और रेवेन्यू को रिड्यूस करने के लिए। रेवेन्यू जो कि हमने लैंड सिस्टम्स में लैंड रेवेन्यू लैंड टैक्सेस सिस्टम में बात करी थी उनकी। मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो कि आर्मी पर खर्चा होता है उसको बढ़ाकर उसको कम करने की बात हुई, और इरिगेशन के जो फंड्स थे उस पर एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात हुई। सो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड्स बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो लोगों ने क्या किया, अभी कुछ लोगों को भी तो करना पड़ेगा ना कि सिर्फ लीडर्स करेंगे। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने पब्लिशिंग स्टार्ट कर दी, उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अब लीडर्स बन गए थे सिर्फ और सिर्फ पब्लिशिंग की वजह से। हमारे एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी केसरी एक मराठी न्यूज़पेपर था जिसमें उन्होंने काम किया, पब्लिशिंग करी, एडिटिंग करी, और उसी से उन्होंने लोगों को वर्नाक्युलर लैंग्वेज यूज करके बताया कि एक्चुअली ब्रिटिश उनके साथ में क्या गलत कर रहा है और क्या गलत कर रहा है वो हमारी पूरी कंट्री के साथ में। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स। तो भाई हमारे कांग्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर थिंकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सपेक्टिव, वो कैसा सोचते हैं। तो एक पार्ट वो था जो कि ये सोचता था कि हमें तो चाहिए फ्रीडम यानी कि स्वराज, और दूसरे वाले वो लोग थे जिन्हें स्वराज यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंस का नहीं, उन्हें इक्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। गवर्नमेंट कोई भी हो पर उन्हें इक्वालिटी चाहिए, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, चाहे वो रशियन गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, इक्वालिटी चाहिए तो चाहिए। सो दीज पीपल वर रेडिकल जिन्हें स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस चाहिए था। दीज पीपल वर लाल, बाल एंड पाल। ऑन दी अदर हैंड दूसरे जो लोग थे जिन्हें इक्वालिटी चाहिए थी उन्हें बोलते हैं हम मॉडरेट। तो लाल, बाल, पाल वर दी फेमस लीडर्स ऑफ दिस रेडिकल ग्रुप। इसी में तिलक जी ने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली थी जो कि अभी हम बहुत बार बोल देते हैं, दैट इज स्वराज इज माई बर्थ राइट, दैट इज फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। अब इसी के बीच में इन्हीं सब रेडिकल मॉडरेट्स की लड़ाई के बीच में, थिंकिंग अलग अलग पर्सपेक्टिव होने की वजह से जो लड़ाई होती है उसके बीच में क्या हुआ, बंगाल का हो गया पार्टीशन। कैसे हो गया बंगाल का पार्टीशन? बंगाल का पार्टीशन ऐसे हो गया और इसी की वजह से, इस पार्टीशन की वजह से लोग यूनाइट हो गए। कैसे? तो 1905 में वाइजरी कुर्जॉन जो थे उनको दिमाग में एक बहुत ही बेचीदा सा आइडिया आया। उन्होंने बोला कि हम बंगाल के पूरे एरिया को, जो कि उस टाइम पर बिहार, कुछ पोर्शंस यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश और कुछ पोर्शंस उड़ीसा के और बंगाल बांग्लादेश के कवर करता था। सो दैट वाज अ वेरी बिग प्रोविंस, और उस पूरे प्रोविंस को उन्होंने दो पोर्शंस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। अब ये दो पोर्शंस में तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था, बट 1905 में उन्होंने इसका रीजन क्या दिया कि हमने दो पोर्शंस में कन्वर्ट किया क्यों है, व्हाई? सो दीज रीजंस वर नॉट टू रीजंस, बट हमने जो उन्होंने रीजन दिया वो और जो हमने समझा उन रीजंस को वो क्या क्या थे। एक्चुअली डिफरेंस क्या था कि उन्होंने बताने के लिए क्या रीजन दिया, एक्चुअल रीजन क्या थे। देयर वाज अ लार्ज डिफरेंस कि उसमें रीजंस में डिफरेंस क्या था। तो भाई रीजंस में डिफरेंस ये था कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमें उसे संभालने में, इतने बड़े एरिया को संभालने में बहुत इनकन्वीनियंस यानी कि बहुत ही दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाए। ऑन दी अदर हैंड हमें ये बात पता थी
कि वेस्ट बंगाल में जो लोग थे, जो पब्लिशर्स थे, जो लीडर्स थे, दे वांटेड फ्रीडम, दे वांटेड स्वराज, और इस स्वराज की कहीं भनक ईस्ट बंगाल वाले लोगों को ना पड़ जाए, और कहीं इसकी वजह से, इस भनक की वजह से कहीं ऐसा ना हो, इन लोग को आइडिया लग जाए कि भाई स्वराज भी मिल सकता है, इंडिपेंडेंस भी मिल सकता है, और इसकी वजह से एक नया रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाए। तो इस स्पार्क को खत्म करने के लिए, इस स्पार्क ऑफ फ्रीडम को खत्म करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश बंगाल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नॉट इक्वल बट यस, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नाउ इस बंगाल पार्टीशन को, जो कि 1905 में हुआ था, इसको अपोज करने के लिए मॉडरेट और रेडिकल्स दोनों साथ में आ गए। पर कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वो लेकर आए एक नया सा पैटर्न जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। इस स्वदेशी मूवमेंट का मतलब एक ही था, दैट वाज टू यूज स्वदेशी, अपना इंडियनाइजेशन को बढ़ाना, प्रमोट करना। और इसी को ही आंध्रा डेल्टाइक रीजन में, यानी कि जो डेल्टाइक आंध्रा रीजन है, वहां पर वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। कुछ डिफरेंस नहीं था, जस्ट उनका एक ही एजेंडा था कि इंडियन गुड्स को, इंडियन प्रोड्यूस को, इंडियन कल्चर को, हर चीज इंडियन को प्रमोट करें, हम कुछ भी यूरोपियन यूज नहीं करेंगे। और ये दोनों मूवमेंट सेम थे, बस नाम अलग अलग थे, एक रियल नेम आधार कार्ड का और दूसरा आपके स्कूल का नाम। यानी कि इंडियनाइजेशन मतलब क्या होता है? स्वदेशी, और कुछ भी नहीं, राइट। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वाज व्हाट, कि भाई AIML, अभी चैप्टर में एक AIML का नाम हमने कुछ जिक्र सा पढ़ा था। व्हाट इज AIML? तो INC मतलब तो हमें कांग्रेस है, पता है, हमें बचपन से पता है कांग्रेस मतलब INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। AIML मतलब इट वॉज अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स जो ढाका में रहते थे, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड, जो जमींदार थे ढाका के, यानी कि हमारे ईस्ट बंगाल के, वहां के लोगों ने एक अलग से कम्युनिटी बना ली जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका, जो कि आज के नाम पर है, राइट। इन्होंने पार्टीशन को सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि इन्हें ये लगता था कि उन्हें कभी भी कोई सुन नहीं पाएगा और ये माइनॉरिटी बन के इंडिया में रह जाएंगे, राइट, दैट्स राइट। और ऐसा उन्हें क्यों लगा वो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ऐसे इलेक्शंस हुए थे, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। नाउ कांग्रेस के पार्ट्स, हमने कांग्रेस क्योंकि स्प्लिट हो गई थी 2 पार्ट्स में, रेडिकल और मॉडरेट, ये हुआ था 1907 में। फिर कांग्रेस वापस से एक साथ हो गई, रीयूनाइट हो गई। कब? ये हुआ था 1915 में। ये आपको याद रखना, 1907 और 1915 कुछ सालों के लिए ही ये अलग अलग हुए थे। इन रेडिकल्स एंड मॉडरेट वापस से रीयूनाइट होके इनका एक कांग्रेस का ग्रुप बन गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कि भाई ये जो हमारा स्पार्क था, ये इसने एक पूरे मूवमेंट का कैसे लुक ले लिया, मतलब सारे के सारे लोग कैसे इस मूवमेंट में आ गए, इतने सारे लोग मास मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट हो गया, राइट। सो द थिंग वाज कि 1919 के बाद एक बहुत ही एक बहुत ही गड़बड़ सी चीज हुई, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझने पड़ेंगे। पहला ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई इन 1914 और ये चली 1918 तक। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम पर एक मेजर पार्टी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसने अपने टैक्सेस बढ़ा दिए ताकि उनकी जो आर्मी है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई करी है, उसको ये टैक्सेस जो है वो एज अ सैलरी वो दे सके उस आर्मी को, और अपनी आर्मी के डिमांड्स वो पूरी कर सके। इसलिए उसने क्या किया? टैक्सेस बढ़ा दिए और मिलिट्री एक्सपेंडिचर खत्म कर दिया, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, मिलिट्री पे खर्चा करना बढ़ा दिया। और यही मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर सोचो थोड़ा याद करो, कांग्रेस ने डिमांड करी थी कि ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर खत्म होने चाहिए, यानी कि वो कांग्रेस की डिमांड को बिल्कुल भी पॉजिटिवली नहीं ले रहे थे, राइट। तो ये सब हुआ था आफ्टर 1919। इसके बाद में एक और चीज बहुत ही बढ़िया हुई, दैट वाज रशियन रिवोल्ट, जहां पर उन्होंने अपने आप को फ्रीडम के लिए, रशिया ने फ्रीडम के लिए फाइट करी थी। रशियन रिवोल्ट हुआ था इन 1917। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देख लिया क्या हुआ इंडिया के साथ में, फिर हमने यहाँ पर देखा कि वी हैव रशियन रिवोल्ट हो गया, तो हमें ये पता चला कि भाई अब तो हमें भी रिवोल्ट करना पड़ेगा फ्रीडम के लिए। अब उसी के टाइम एक बहुत ही बढ़िया से इंसान आए इंडिया के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट
इंसान दैट वाज महात्मा गांधी। अब जब महात्मा गांधी आए तो सब ऐसे हो गए कि अरे यार अब तो फ्रीडम मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अफ्रीका में 1915 में जब आए थे अफ्रीका से, तो वो अपने लिए पूरा एक ऑरा क्रिएट करके आए थे, पूरी वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट क्रिएट करके आए थे कि भाई ये तो भाई नॉन वायलेंट इंसान है, दुनिया के सबसे बड़े, है ना। तो इसीलिए महात्मा गांधी जब इंडिया आए तो सब लोग ऐसे हो गए कि अब तो इंडिपेंडेंस हमें मिलकर ही रहेगा। गांधी जी आ गए, बिल्कुल आ गए साउथ अफ्रीका से। उसके बाद वो अपने साथ में क्या लेकर आए? वो अपने साथ में लेकर आए केक। जैसे कि हमारी मैम कहती है, शुभ मैम, कि वो केक लेकर आए। क्या, कौन सा केक? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और कुछ नहीं, ठीक है। इसके साथ में वो एक और चीज लेकर आए, दैट वाज सत्याग्रह। और केक और सत्याग्रह को मिलाकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में क्या किया? उन्होंने ये यहाँ पर उन्होंने फाइट करी, नॉट दैट फाइट ऑफ कोर्स, सत्याग्रह वाली फाइट करी, और उन्होंने जस्टिस दिला दिया वहाँ के लोगों को। पहले का फर्स्ट ईयर उन्होंने क्या किया? जब भी वो इंडिया आए थे उस टाइम पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो पूरी कंट्री में घूमे, और ये जो केक हुआ था, यानी कि खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद की फाइट यानी सत्याग्रह, ये हुआ था ड्यूरिंग 1916 टू 1918। गांधी जी आए थे 1915 में, और उन्होंने पूरा एक साल पूरी कंट्री को घूमने में लगाया, ताकि उन्हें ये पता चले कि एक्चुअल हो क्या रहा है। किसी की कानों पर, किसी की बातों पर वो बिलीव नहीं करेंगे, खुद जाकर देखेंगे कि क्या हो रहा है भाई। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे मूवमेंट्स है, अब वो मास मूवमेंट, यानी कि पूरा इंडिया उसको फॉलो कर रहा था। और इसके सबसे बड़े दो एग्जाम्पल क्या है वो भी हम बात करते हैं। ड्यूरिंग 1919 टू 1922 हमने पहले दो मूवमेंट्स ऐसे देखे जो कि इंडिया में बहुत बड़े थे। पहले मास मूवमेंट्स, पहला था रोलेट एक्ट और दूसरा था हमारा रोलेट सत्याग्रह, जो कि रोलेट एक्ट की वजह से आया था। ये हुआ था 1919 में, और दूसरा हुआ था हमारा खिलाफत या फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। 1919 में हुआ ये था कि भाई हड़ताल मानी गई पूरे देश में, क्योंकि गांधी जी ने बोल दिया कि हमें हड़ताल करनी है बिकॉज ऑफ दिस रोलेट एक्ट। और इस हड़ताल को मानने के लिए अमृतसर में 13 अप्रैल यानी बैसाखी का दिन जलियांवाला बाग में एक बड़े ही आराम से एक हड़ताल, पीसफुल हड़ताल हो रही थी, और लोग बैसाखी को सेलिब्रेट कर रहे थे। अब ये खबर पहुंची जनरल डायर के पास। जनरल डायर को आ गया गुस्सा। वो वहां पर गए बिना किसी से पूछ के, बिना कुछ कहे, उन्होंने सारे गेट्स लॉक किए, और वहां पर उन्होंने अपनी सारी वेपन्स, पूरी आर्मी के साथ गए थे, और उन्होंने वहां पे स्टार्ट कर दी फायरिंग, जिसकी वजह से हमें पता है क्या हुआ। एंड वाई जलियांवाला बाग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसको देखकर गांधी जी को आया बहुत ज़्यादा दुख, और उन्होंने अपना रोलेट सत्याग्रह जो था वो वापस ले लिया, और उन्होंने मना कर दिया कि अब कोई भी इस सत्याग्रह को फॉलो नहीं करेगा। अब क्या होता है कि भाई 1920 में एक टर्किश सुल्तान थे, ही वॉज अ मुस्लिम टर्किश सुल्तान, ही वॉज अ मुस्लिम मैन। ये मुस्लिम रिलीजियस लीडर भी माने जाते थे। यहीं के टर्की के जो सुल्तान थे उन्हीं को रिलीजियस लीडर भी माना जाता था। अब यहाँ पर ये हुआ कि इनको ओवरथ्रो कर दिया ब्रिटिशर्स ने उनकी ही गद्दी से, मतलब डीथ्रोन कर दिया। अब इसकी वजह से जितने भी हमारे मुस्लिम्स ने इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे बिकेम वेरी एजिटेटेड, और उसमें से थे शौकत अली और मोहम्मद अली, जो कि दो इंडिया के मुस्लिम लीडर्स थे, बहुत फेमस। ये गए गांधी जी के पास, इन्होंने बोला कि भाई गांधी जी हमारी हेल्प करो। गांधी जी के दिमाग में जला एक बल्ब, और उन्होंने बोला कि यही एक तरीका है जिससे हम मुस्लिम्स और हिंदूज की यूनिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं वापस से, ताकि पार्टीशन नहीं हो। अब इसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी ने बोल दिया कि हाँ भाई चलो करो, आप लोग करो खिलाफत मूवमेंट, और हम सारे लोग मिलकर करेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जहां पर हम ब्रिटिशर्स की कोई भी बात, कोई भी एक्ट को नॉन वायलेंटरी तरीके से नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज दिस इज अ न्यू चैनल एंड इट्स ओनली फॉर यू, आपके नोट्स के लिए है। और सेकेंड पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट करो, जल्दी आएगा। Watch the video and please let me know in the comment section below कि समझ में आया या नहीं आया तो we also have Unacademy Class 8 जहाँ पर आप आओ और हमारे videos देखो। Thank you, bye bye।